वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। आज से हम लोग एमएड फर्स्ट सेम के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो क्लासेस होंगी वो एमएड फर्स्ट सेम के लिए फर्स्ट पेपर से स्टार्ट की जा रही हैं, जो कि आपका पेपर हो जाता है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। वेस्टर्न पे बेस्ड जो है ये फिलोसफीज़ हैं यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यूनिट 1 में आपको क्या क्या कवर करना है वो बताया जाएगा। तो यहाँ पे फिलॉसफी एंड इंट्रोडक्शन के नाम से ये टॉपिक हो जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले फिलॉसफी के बारे में जानना है। देन फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी, क्या क्या फंक्शंस हैं फिलॉसफी के वो जानेंगे। ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं फिलॉसफी की। देन मेटाफिजिक्स इसकी ब्रांच में आता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एपिस्टेमोलॉजी ये भी ब्रांच है, इसको पढ़ेंगे। देन एक्सियोलॉजी ये भी एक ब्रांच है। देन एस्थेटिक ये एक ब्रांच हो जाती है इसमें एक्सियोलॉजी की। इसके बाद एथिक्स ये भी एक्सियोलॉजी की ही सब ब्रांच में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लॉजिक्स आ जाते हैं। लॉजिक्स के बाद में यहाँ पर सेकेंड यूनिट का ये पूरा सिलेबस हो जाता है, जो कि नेक्स्ट मैराथन में आपको कवर किया जाएगा। देन थर्ड यूनिट आती है, जो कि इससे सेकेंड यूनिट के बाद में आएगी, और उसके बाद लास्ट ही आपको जो है मैराथन दी जाएगी, जो कि फोर्थ यूनिट से डेडिकेटेड होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ यूनिट में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। तो वन बाय वन कवर करेंगे हम एक एक यूनिट को। फर्स्ट यूनिट को आज कवर किया जाएगा इस वीडियो में। फर्स्ट यूनिट में आपको सबसे पहले फिलोसफी एंड इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर मीनिंग ऑफ फिलोसफी। क्या मीनिंग होता है फिलोसफी का, इसको समझेंगे। तो यहाँ पर फिलोसफी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फिलो प्लस सोफिया से। फिलो का अर्थ क्या होता है, लव, एंड सोफिया का मतलब होता है यहाँ पर विजडम। तो फिलोसफी का जो अर्थ निकला यहाँ पर वो लव फॉर विजडम हो जाता है। तो ये मीनिंग याद रखिएगा कि फिलॉसफी जो वर्ड है वो ग्रीक टर्म से मिलकर बना है, और लव फॉर विजडम इसका अर्थ होता है। इसके बाद समझेंगे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशंस ऑफ फिलोसफी में एक डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा, जिसमें इन्होंने बताया है फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। जब हम नेचर ऑफ रियलिटी में सच में जो है किसी प्राकृतिक तौर से कोई इंक्वायरी करते हैं तो उसको ही फिलोसफी कहा जाता है। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर कवर की गई है एरिस्टोटल के द्वारा, जो कि दी गई है। इन्होंने बताया है फिलोसफी इज द साइंस, फिलोसफी एक तरह से साइंस है, विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ। तो यह खुद में ही जो है खोज करती रहती है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो खोजनी होती है। इसलिए जो है फिलोसफी को कहा जाता है कि जिस भी चीज़ का आपको आंसर मैथ से नहीं मिलेगा, साइंस से नहीं मिलेगा, उसका आंसर फिलोसफी से मिलता है। तो इस तरह से ये जो है फिलोसफी के बारे में मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात की गई। ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट ब्रांच आ जाती है एपिस्टेमोलॉजी, जिसको स्टडी ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ नॉलेज, ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि नेट में पूछा जाता है, या फिर आप जो है फर्दर असिस्टेंट प्रोफेसर के या पीजीटी के एग्जाम देंगे, उनमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और साथ ही साथ आपके एमएड के एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड जो ब्रांच आती है वो मेटाफिजिक्स हो जाती है। इसका मतलब मेटाफिजिक्स का मतलब है कि जब हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ रियलिटी की, तब उसे मेटाफिजिक्स ब्रांच कहा जाता है। एक्सियोलॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज जो है ह्यूमन लाइफ में उनकी स्टडी इसमें की जाती है। देन यहाँ पर लॉजिक आते हैं। लॉजिक का मतलब है कि ये सब जो है की डायमेंशन होते हैं एपिस्टेमोलॉजी के लिए, जो कि एपिस्टेमोलॉजी डील करती है नॉलेज से। तो ये नॉलेज से डील करती है। उसके बाद लॉजिक्स में दो तरह के लॉजिक आते हैं, डिडक्टिव लॉजिक यहाँ पर आ जाते हैं, देन इंडक्टिव लॉजिक आ जाते हैं। डिडक्टिव लॉजिक हमारे जो है डील करते हैं जर्नल से लेकर स्पेसिफिक की ओर, और इंडक्टिव लॉजिक जो होते हैं वो स्पेसिफिक टू जर्नल में जो है डील करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रांच आती है एथिक्स की। एथिक्स जो है स्टडी करते हैं ह्यूमन कंडक्ट की, कि कैसे एक ह्यूमन का कंडक्ट होना चाहिए, क्या लाइफ उससे जीनी है, क्या उसके मोरल्स और वैल्यूज होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। देन एस्थेटिक आ जाता है यहाँ पर। एस्थेटिक का मतलब हो जाता है कि इसमें स्टडी किया जाता है नेचर ऑफ ब्यूटी के बारे में। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाती है ब्रांच थियोलॉजी। थियोलॉजी का सेंस हो जाता है इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है नेचर ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। तो जो एक ह्यूमन के या एक कल्चर, पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड जो रिलीजियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं थियोलॉजी में। नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिटिकल फिलोसफी आ जाती है। पॉलिटिकल फिलोसफी का मतलब हो जाता है फिलोसफी एट पॉलिटिकल लेवल। पॉलिटिक्स और फिलोसफी से ये मिलकर बना है, और पॉलिटिकल लेवल पर इसमें स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ फिलोसफी। अब हमने ये तो जान लिया कि फिलोसफी है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है दर्शन शास्त्र की। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व रखता है दर्शन शास्त्र हमारे जीवन में, या फिर टीचिंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या डेली रूटीन के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाता है कि ये रियलाइज कराता है टीचर्स को कि वो अपने रोल को समझ सके, अपनी ड्यूटीज़ को जो है समझ सके, और उनको जो है
डिलीवर कर सकें, फुलफ़िल कर सकें उन सारी ड्यूटीज़ को। तो ये सबसे पहले फ़िलॉसफ़ी एक टीचर को अपनी ड्यूटीज़ के बारे में रियलाइज़ कराता है। देन हेल्प करता है कि एक पाथ जो है दिया जाए लर्निंग को अचीव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कि फ़िलॉसफ़ी जो है सोसाइटी को भी अफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये लोगों के परसेप्शन को चेंज कर देता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है कंट्रीब्यूशन टू डिस्कवर द माइंड ऑफ लर्नर। फिलॉसफी एक तरह से टीचर को हेल्प करता है कि वो स्टूडेंट के माइंडसेट को समझ सके। क्या स्टूडेंट चाहता है, कैसी लर्निंग वो प्रेफर कर रहा है, कौन से गोल्स को उसने सेट किया है अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को समझने में फिलॉसफी हेल्प करता है एक टीचर को। देन नेक्स्ट हो जाता है कि अवॉइड करता है ये जजमेंटल होने से। तो एक टीचर्स के भी पर्सपेक्टिव में ये जजमेंटल होने से अवॉइडेंस करता है, और उसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स को भी जजमेंटल होने से बचाता है। इसलिए नेक्स्ट हो जाता है इंपॉर्टेंस यहाँ पर कि अफेक्ट करता है लर्नर्स को, कि वो इमोशनल और बिहेवियरल दोनों ही एस्पेक्ट को मैनेज करके चलें, अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकें और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकें। तो इस तरह से जैसे एक बच्चा यहाँ पर मिसबिहेव करता है क्लासरूम में, तो ये जो है कंट्रोल किया जाता है यहाँ पर बाकी टीचर्स के द्वारा या बाकी स्टूडेंट्स के द्वारा, और एक बैलेंस्ड क्लासरूम जो है फ्लो में आती है। नेक्स्ट हो जाता है इंपॉर्टेंस यहाँ पर कि हेल्प टू गेन द गुड लर्निंग आउटकम्स। फिलॉसफी के द्वारा ही हम बच्चों को टीचर्स जो है ऐसी लर्निंग या ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसी जो है उनकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे कि हम स्टूडेंट्स के जो है लर्निंग आउटकम्स को बेटर कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी। फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी में 3 तरह से इसके फंक्शंस को कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज नॉर्मेटिव फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी, सेकंड वन इज स्पेकुलेटिव फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी, एंड देन लास्ट वन इज एनालिटिकल फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी। तो इस तरह से फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। वन बाय वन एक एक फंक्शंस को समझेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आता है नॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ फिलॉसफी, जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज फ्रॉम व्हाट ऑट टू बी। तो क्या है ये इसमें बताया जाता है, ना कि क्या हो सकता था। तो इस तरह से प्रेजेंस की बात की जा रही है, प्रेजेंट रियलिटी की बात की जाती है नॉर्मेटिव फंक्शंस ऑफ रियलिटी फिलॉसफी में। और ये एक तरह से इट सेट्स आउट द स्टैंडर्ड फॉर द करेक्ट वेज ऑफ डिवाइजिंग नॉलेज। तो इसमें जो है एक स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है कि कैसे करेक्ट नॉलेज तक लोग पहुंच सकते हैं। तो इस फिलोसफर्स जो है यहाँ पर एक तरह से ये क्वेश्चन जो उठता है सबके दिमाग में कि प्यार क्या है, व्हाट इज़ लव। तो इसमें बताया जाता है उस टर्म्स को, उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडियल कॉन्सेप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है नॉर्मेटिव फंक्शंस के द्वारा कि एक्चुअली जो है लव होता क्या है, जिससे कि लोग जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक रियल लव में और जो है एक फेक लव में। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंस कराया जाता है कि क्या हो सकता था और क्या है, उन दोनों चीज़ों में जो है फ़र्क जब कर पाते हैं लोग, तो ये जो है नॉर्मेटिव फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पर आ जाता है स्पेकुलेटिव फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी। स्पेकुलेटिव फंक्शंस जो होते हैं फिलॉसफी के, उसमें कवर किया जाता है इट इज़ कंसिडर्ड दैट द माइंड इज़ वेरी एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर डूइंग फिलॉसफी। माइंड यहाँ पर जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है इस फंक्शन के लिए, स्पेकुलेटिव फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो सोचने समझने की क्षमता है लोगों की, वो मेन होती है। तो माइंड एक तरह से गॉड गिफ्ट होता है यहाँ पर, जिससे कि लोग थिंक कर पाते हैं, सोच पाते हैं अपने बारे में या अपने सराउंडिंग्स के बारे में या इस वर्ल्ड के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने नेबरहुड के बारे में। इस तरह से लोग जो है यहाँ पर थिंकिंग करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जैसे कि अर्थ के बारे में लोग जानकारी करते हैं, सन, स्टार्स, ये सारे जो है यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर हो जाते हैं कि जिनमें लोग जो है सोचते रहते हैं ताकि वो नई नई खोज कर सके, चीज़ों के बारे में डेप्थ नॉलेज ले सके। इस तरह से ये स्पेकुलेटिव फंक्शन हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट एंड लास्ट वन आ जाता है एनालिटिकल फंक्शन ऑफ फिलॉसफी। एनालिटिकल फंक्शन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एनालिसिस और क्लैरिफिकेशन किया जाता है आइडियाज़ का, इश्यूज़ का, और उसके साथ साथ स्टेटमेंट को समझा जाता है कि वो किस सब्जेक्ट मैटर पर कौन से जो है डिसिप्लिन के अंडर में कही जा रही हैं। तो एक स्टेटमेंट जैसे दी गई है तो वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में जा रही है, कौन से डिसिप्लिन के अंडर में जा रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफिकेशन और एनालिसिस के द्वारा समझी जाती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पर कि अगर एक स्पिरिचुअल और फिजिकल बेसिस पे हम देखना चाहें तो यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है मेरिट्स और डिमेरिट्स का, कि एजुकेशन सिस्टम की क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। तो इसमें हम एनालिसिस करते हैं ना कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो करिकुलम के बेसिस पर इतना अच्छा है या इतनी जो है इसमें डिमेरिट्स हैं, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें कौन कौन सी हैं या बच्चों का आउटकम्स क्या आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एनालिसिस और क्लैरिफिकेशन के बेसिस पर होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाता है कि कैसे एजुकेशन जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करती है एक ह्यूमन का, चाहे वो नेचुरल वे में हो, सोशल वे में हो या
स्पिरिचुअल वे में हो। तो इस तरह से एनालिटिकल फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी हो जाता है यहाँ पर। तो 3 तरह के फंक्शंस हैं फिलॉसफी के। नॉर्मेटिव, जिसमें व्हाट इज़ एंड व्हाट ऑट टू बी के बीच में जो है डिफरेंस बताया जाता है। स्पेकुलेटिव, जिसमें कि जो है माइंड एक सेंटर पॉइंट होता है, थिंकिंग के बारे में बताया जाता है। एनालिटिकल में एनालिसिस और क्लैरिफिकेशन के बेसिस में चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर आ जाता है ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसमें से। मेटाफिजिक्स सबसे पहली ब्रांच के बारे में हम सब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मेटाफिजिक्स जो है ग्रीक टर्म से लिया गया है, मेटा और फिजिका से। तो मेटा जो वर्ड है उसका मतलब हो जाता है बियॉन्ड या आफ्टर, और फिजिका का अर्थ हो जाता है यहाँ पर फिजिक्स। तो इस तरह से ये जो टर्म है मेटाफिजिक्स, इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि फिजिक्स से हटकर जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर नेचर की रियलिटी को जब हम पढ़ते हैं, नेचर की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स मेक्स अ नेसेसरी कनेक्शन विद साइंस। इसमें साइंस के साथ में कनेक्शन होता है, लेकिन ये जो कनेक्शन है वो एक नेचुरल प्रोसेस को शो करता है, इसीलिए हम इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं कि मेटाफिजिक्स जो है वो स्टडी ऑफ नेचर से डील करता है। ब्रांचेज ऑफ मेटाफिजिक्स के बारे में देखेंगे कि पहली ब्रांच जो है फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स है, लेकिन इसकी सब ब्रांचेस भी होती हैं मेटाफिजिक्स की, जिसमें कवर किया जाता है यहाँ पर ऑन्टोलॉजी को। देन नेक्स्ट वन इज कॉस्मोलॉजी, नेक्स्ट वन इज कॉस्मोगोनी, नेक्स्ट वन इज यहाँ पर हो जाता है फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, उसके बाद नेचर थियोलॉजी आ जाता है, देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर यूनिवर्सल साइंस। तो इस तरह से ये जो है मेटाफिजिक्स की सब ब्रांचेज हो जाती हैं यहाँ पर। ऑन्टोलॉजी को सबसे पहले समझेंगे। इन सारी ब्रांचेस को, मेटाफिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं, इनको वन बाय वन समझते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का अर्थ हो जाता है इट इज़ द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। ये जो अल्टीमेट रियलिटी है उसके बारे में हमें ज्ञान देती है, और उसके साथ साथ इट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्चुलाइजेशन। जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर आ जाता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी हमें स्टडी कराता है स्टडी ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कैसे हुआ है, चीज़ों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इवैल्यूएशन क्या है, इवेंचुअल फेट क्या है यूनिवर्स में इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज देता है कॉस्मोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स जो है स्टडी ऑफ नेचर है, उसके साथ साथ जो इसकी पहली ब्रांच है ऑन्टोलॉजी, वो हमें अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बताती है। देन कॉस्मोलॉजी जो है वो चीज़ों का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ है यूनिवर्स में, वो सारी चीज़ों के बारे में बताती है। देन कॉस्मोगोनी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन द प्रेजेंट यूनिवर्स। तो आज का जो यूनिवर्स है, हम देख रहे हैं ब्रह्मांड को, तो उसमें कैसे स्ट्रक्चर किया गया है चीज़ों को, क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कॉस्मोगोनी कहते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पर फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, यानी कि यहाँ पर जो है नेचर सेल्फ से डील करता है। इसमें जो है नेचर ऑफ सेल्फ के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि लोग क्वेश्चन उठाते हैं हु आई एम, तो हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जब डील किया जाता है तो वो फिलॉसफी ऑफ सेल्फ के अंडर में आता है। नेक्स्ट वन इज नेचर थियोलॉजी। नेचर थियोलॉजी का सेंस ये हो जाता है यहाँ पर कि इसमें स्टडी किया जाता है गॉड को, यहाँ पर नेचर को इंक्लूड किया जाता है कि रिलीजन का नेचर क्या है, वर्ल्ड का नेचर क्या है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी देता है वो नेचर थियोलॉजी हो जाता है, नेचुरल थियोलॉजी। देन नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस का मतलब हो जाता है कि ये स्टडी करता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। इसमें जो है लॉजिक्स और रीजनिंग का जो है स्टडी किया जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पर किसी भी तरह के लॉ ऑफ नो कॉन्ट्राडिक्शन को फॉलो किया जाता है, कि किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है चीज़ों के बीच में, ये बताया गया है। और चीज़ों के पीछे क्या लॉजिक है, नेचर के पीछे क्या लॉजिक है, कौन सी चीज़ है तो क्यों एग्जिस्ट करती है, कैसे आई, इन सारी चीज़ों का नॉलेज इसमें यूनिवर्सल साइंस में मिलता है। तो इस तरह से ये 6 जो है ब्रांच हो जाती हैं यहाँ पर मेटाफिजिक्स की। नेक्स्ट वन इज एक लास्ट जो है ब्रांच इसमें ये भी आ जाती है स्कैटोलॉजी। स्कैटोलॉजी में बताया जाता है, इसमें डिस्कशन किया जाता है सोल आफ्टर द डेथ, कि डेथ के बाद में सोल कहाँ जाती है, उसके नेचर के बारे में, अदर वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिलती है। देन यहाँ पर रोल ऑफ मेटाफिजिक्स इन सॉल्विंग एजुकेशनल इश्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो मेटाफिजिक्स कैसे जो है एजुकेशनल इश्यूज़ को सॉल्व करता है ये जानेंगे यहाँ पर। तो ये स्कूल्स को इनकरेज करता है कि वो जो है स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्ट कर सकें, उनकी थिंकिंग को, उनके गोल्स को जो है रिफ्लेक्ट कर सकें और उस पर जो है अपने एम्स को सेट कर सकें।
इसके साथ साथ मेटाफिजिक्स हेल्प करता है कि करिकुलम को ऐसा जो है बनाया जाए, ऐसी तरह से स्ट्रक्चर किया जाए कि वो स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल कर सके। द नेक्स्ट हो जाता है रोल यहाँ पर मेटाफिजिक्स का कि वो किसी भी तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो नहीं करता है। इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पर एजुकेशनल इशूज़ में रोल हो जाता है मेटाफिजिक्स का कि बच्चों के माइंडसेट को पहले से डिसाइड कर दिया जाता है और पीपल्स और सोसाइटी जो हैं उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए या वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो इस तरह से मेटाफिजिक्स के ये सारे रोल हो जाते हैं जो कि एजुकेशन में पूछे जाते हैं आपसे। देन नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जो ब्रांच है फिलॉसफी की, इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो वर्ड जो है एपिस्टेमोलॉजी वो एक ग्रीक टर्म है, एपिस्टम से लिया गया है, इसका मतलब हो जाता है नॉलेज। तो यहाँ पर जो एपिस्टेमोलॉजी है उसमें स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज को। तो यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी जो ब्रांच है फिलॉसफी की वो डील करती है नेचर ऑफ नॉलेज से। इसके साथ साथ यहाँ पर रैशनैलिटी ऑफ बिलीफ्स को देखा जाता है। रैशनैलिटी का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर हम रीजनिंग के साथ में उन बिलीफ्स को फॉलो करते हैं। देन जस्टिफिकेशन को भी स्टडी किया जाता है एपिस्टेमोलॉजी में ही। नेक्स्ट वन आ जाता है यहाँ पर कि एपिस्टेमोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चंस राइज होते हैं और उनका जवाब मिलता है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है, इसके बारे में पता चलता है एपिस्टेमोलॉजी से। कैसे नॉलेज को अक्वायर किया जा सकता है, नॉलेज कैसे पॉसिबल है, क्या जो है सर्टेन नॉलेज जो है मिल सकती है हमें। देन व्हाट डू पीपल नो, पीपल क्या क्या जान सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें एपिस्टेमोलॉजी से ही मिलती है। तो मेटाफिजिक्स जो है ब्रांच, उसमें हम नेचर ऑफ स्टडी करते हैं नेचर को। देन एपिस्टेमोलॉजी जो है उसमें हम स्टडी करते हैं नॉलेज को। देन एक्सियोलॉजी नेक्स्ट आ जाती है। एक्सियोलॉजी में जो है स्टडी किया जाता है वैल्यूज़ को। ये इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन होता है एक तरह से नेचर का, क्राइटेरिया का और मेटाफिजिकल स्टेटस का। तो विदाउट डिस्कसिंग द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द वैल्यूज़ वी कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, मैनी प्रॉब्लम्स कंसर्निंग वैल्यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पर जब तक हम फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं डिस्कस कर लेते हैं तब तक हम अपनी लाइफ की किसी भी वैल्यूज़ को या किसी भी डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स डील की जाती हैं यहाँ पर एक्सियोलॉजी में, उसमें कवर किया जाता है कि व्हाट इज़ गुड, क्या अच्छा है, कैसे जो है मैन किन चीज़ों को प्रेफर करता है, ब्यूटी क्या है, आर्ट क्या है, इन सारी चीज़ों की यहाँ पर जानकारी मिलती है। देन यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस राइज होते हैं एक्सियोलॉजी में, जैसे कि नेचर ऑफ वैल्यू के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है कि वैल्यूज़ जो हैं उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, स्टेटस क्या है वैल्यूज़ का। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर एक्सियोलॉजी में मिलता है। एक्सियोलॉजी को फर्दर कैटेगराइज किया गया है एस्थेटिक में और एथिक्स में। तो यहाँ पर एस्थेटिक और एथिक्स जो ब्रांचेज हैं वो एक्सियोलॉजी के अंडर में ही आती हैं। एस्थेटिक का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि ये ग्रीक वर्ड एथिसिस से लिया गया है, इसका मतलब है परसेप्शन, किसी के देखने का नज़रिया क्या है। ये पूरी तरह से डिवोटेड है आर्ट और ब्यूटी के लिए कि जो हमारी कलाएँ हैं या जो सुंदरता है उसको एक इंसान, एक इंडिविजुअल कैसे देख रहा है, किस परसेप्शन के बारे में सोच रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एस्थेटिक जो है डील करता है नेचर ऑफ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। इट सीक्स द आंसर्स टू द क्वेश्चन। इसमें एस्थेटिक में आंसर किया जाता है क्वेश्चन का व्हाट इज़ आर्ट, आर्ट क्या है, पेंटिंग्स की क्या वैल्यूज़ है, कैसे जो है ये वर्क एक्सेस किए जाते हैं, पर्पस क्या होता है आर्ट करने का। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें एस्थेटिक में मिल जाता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड एज, एस्थेटिक को हम डिफाइन करना चाहें तो ये एक तरह से क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होता है आर्ट, कल्चर और नेचर का। तो यहाँ पर जब हम क्रिटिकली जो है रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी आर्ट को, जैसे कि जो इंडिया है वो रिच हेरिटेज साइट्स में आता है, इंडिया के मॉन्यूमेंट हैं, बिल्डिंग्स हैं और कई तरह के जो है आर्ट वर्क फेमस है यहाँ पर, जो कि यूनेस्को की साइट्स में भी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आर्ट, कल्चर और नेचर को देखा जाता है। एस्थेटिक में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्थेटिक एजुकेशन में कवर किया जाता है कि इसमें जो है एस्थेटिक एजुकेशन में एस्थेटिक जजमेंट्स को जो है प्रोवाइड किया जाता है, स्टूडेंट्स में इनकलकेट किया जाता है एस्थेटिक जजमेंट्स को। एस्थेटिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें जो है एस्थेटिक जजमेंट्स को कवर किया जाता है। एस्थेटिक जजमेंट्स का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि ये जो है नॉन कॉन्सेप्चुअल और रूटेड इंटायर प्लेजर और डिसप्लेजर की कंडीशन को इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हों उनके प्लेजर और डिसप्लेजर के क्या सिचुएशंस हैं उनसे डील करता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है एस्थेटिक एजुकेशन की कि इसमें एस्थेटिक वैल्यूज़ को कवर किया जाता है। एस्थेटिक वैल्यूज़ जो है एक तरह से चैलेंजेस क्रिएट करती हैं एस्थेटिक वैल्यूज़ और जजमेंट्स के लिए। इसमें प्लेजर और डिसप्लेजर की जो है सिचुएशन को अपेयर किया जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर हो जाता है एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स। इसमें ऑब्जेक्ट्स सेट किए जाते हैं एक फॉर्मलाइज वे में कि क्या जो है गुड है और क्या बैड है, उन सारी चीज़ों को समझा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर रूट्स इन द रूरल
लाइफ आ जाता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एस्थेटिक एजुकेशन का। तो इसमें बताया गया है कि जो रूरल पीपल्स होते हैं वो रियलिटी ऑफ पीपल से डील करते हैं। इनकी रूट्स ही ये होती है कि वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है क्रिएट करते हैं, उसी को जीते हैं, उसी में इंगेज रहते हैं। नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मासेस। तो मासेस का सेंस ये हो जाता है कि जो विलेज आर्ट वर्क और कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं वो एक तरह से डिस्प्ले की जाती हैं हमारे कल्चर में। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं कुछ एस्थेटिक एजुकेशन की। नेक्स्ट वन टॉपिक यहाँ पर आ जाता है एथिक्स। एथिक्स का सेंस ये हो जाता है कि एथिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से एथॉस से लिया गया है। वे ऑफ लिविंग इसका मीनिंग हो जाता है। एथिक्स का मतलब ही है कि ह्यूमन कंडक्ट को इसमें स्टडी किया जाता है। इसका जो पूरा कंसर्न है वो ह्यूमन कंडक्ट से रिलेटेड होता है कि कैसे एक इंसान जो है अपनी जीविका जीता है, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं एथिक्स में। एथिक्स एग्जामिन्स द रैशनल जस्टिफिकेशन फॉर अवर मोरल जजमेंट्स। तो एथिक्स में आ जाता है कि ये एक तरह से रिजनेबल जस्टिफिकेशन देता है कि कैसे एक मोरल जजमेंट को फॉलो किया जाए। स्टडी करता है कि क्या मोरली रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या जस्टिफाइड है, क्या नॉन जस्टिफाइड है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें एथिक्स से ही मिलती है। एथिक्स के यहाँ पर नेचर की अगर हम बात करते हैं तो एथिक्स एक तरह से साइंस होता है। एथिक्स इज अ साइंस। साइंस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर स्फेयर है एक नेचर का जो कि डील करता है सर्टेन जजमेंट्स को, और उनसे जो है एक ह्यूमन कंडक्ट को बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सिस्टमेटिकली एक्सप्लेनेशन किया जाता है कि क्या राइट है ह्यूमन लाइफ के लिए और क्या रॉन्ग है। तो ये एक तरह से साइंस हो गया। इसके बाद हो जाता है नेक्स्ट नेचर कि एथिक्स इज एन नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है और क्या है, इन दोनों चीज़ों के बारे में फ़र्क यहाँ पर बताया जाता है। ये एक तरह से पॉजिटिव साइंस होता है क्योंकि हमें ये पॉजिटिविटी को ज़्यादा बढ़ावा देता है। क्या सही है, क्या मोरली जो है राइटनेस की तरफ ले जाता है हमें, उन सारी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो ये पॉजिटिविटी देता है यहाँ पर। डिस्क्रिप्टिव साइंस है, नेचुरल साइंस इसको कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट नेचर हो जाता है कि एथिक्स इज नॉट अ प्रैक्टिकल साइंस। प्रैक्टिकल साइंस नहीं है क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकल साइंस डील करता है रियलाइजेशन ऑफ एन एंड एंड आइडियल से, और ये जो है वैल्यूज़ जो है हमें बताती हैं टू नो हाउ टू डू, कैसे एक चीज़ करनी है, उससे हमें डील कराता है एथिक्स। तो इसमें जो है प्रैक्टिकल साइंस को नहीं फॉलो किया जाता है क्योंकि मेडिकल साइंस जो है प्रैक्टिकल साइंस में कवर किया गया है, जबकि ये जो हमारा एथिक्स है वो पूरी तरह से हमें राइट और रॉन्ग के बारे में जानकारी देता है। इसलिए ये प्रैक्टिकल साइंस नहीं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है इट डज़ नॉट टीच अस हाउ टू लिव आ मोरल लाइफ। ये हमें ये नहीं बताता है कि कैसे हमें मोरल लाइफ जीनी है, बल्कि ये बताता है कि मोरली करेक्ट क्या है और मोरली रॉन्ग क्या है। तो वो इंडिविजुअल ह्यूमन की चॉइस हो जाती है कि उसे क्या फॉलो करना है। नेक्स्ट यहाँ पर नेचर हो जाता है एथिक्स इज एन आर्ट और नॉट। तो एथिक्स जो है आर्ट है या नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं। एथिक्स इज नॉट teaches us an art as to how to lead a moral life। तो हमें ये नहीं बताता है एथिक्स कि कैसे हमें एक मोरल लाइफ को बनाना है, ये आर्ट जो है नहीं बताई जाती है, बल्कि ये जस्टिफाई करता है कि क्या सही है, क्या गुडनेस की तरफ हमें ले जा रहा है। तो ये सुप्रीम गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ को जस्टिफाई करता है सिर्फ, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि एथिक्स इज एन आर्ट और नॉट। देन यहाँ पर कवर किया जाता है एथिक्स के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज थ्योरेटिकल एथिक्स, देन सेकंड वन इज अप्लाइड एथिक्स। थ्योरेटिकल एथिक्स जो है उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है तीन पार्ट्स में। नॉर्मेटिव एथिक्स आ जाता है, मेटा एथिक्स है, देन डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है। तो इस तरह से तीन ये पार्ट हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट वन अप्लाइड एथिक्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं यहाँ पर कि थ्योरेटिकल एथिक्स क्या होता है। थ्योरेटिकल एथिक्स जो है वो तीन तरह की कैटेगराइजेशन में डील करता है। नॉर्मेटिव एथिक्स जो कि हमें बताता है व्हाट मेक्स एक्शंस राइट एंड रॉन्ग, क्या हमारे एक्शंस को सही और गलत बताते हैं, ये हमारे नॉर्मेटिव एथिक्स में आता है। मेटा एथिक्स जो है वो हमें बताता है कि थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है और रेफरेंसेस ऑफ मोरल प्रपोजिशन क्या हैं। तो हमारी लाइफ में जो है क्या थ्योरेटिकली मीन करता है, क्या जो है उसके रेफरेंसेस हैं, इन सारी चीज़ों से डील करता है मेटा एथिक्स। यानी कि हम खुद उन चीज़ों को सोच पाते हैं कि ये सही है तो क्यों सही है, इसकी थ्योरी हमें जो है मेटा एथिक्स में मिलती है। देन डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है ये हमें फैक्ट्स के बारे में बताता है। तो ये एग्जामिन करता है कि क्या ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली ये चॉइसेस को मेड कर रहे हैं पर्सनस की, तो उन सारे फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में। अप्लाइड एथिक्स नेक्स्ट आ जाता है।
एथिक्स की ब्रांचेस में। तो अप्लाइड एथिक्स जो है वो एक तरह से प्रोफेशनल एथिक्स होता है यहाँ पर, जिसमें एग्जामिन किया जाता है पर्टिकुलर एथिकल इश्यूज़ को कि वो प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड हैं या पब्लिक लाइफ से रिलेटेड हैं। तो अप्लाइड, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि किसी चीज़ को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसे हम अप्लाइड कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स से ये रिलेट करता है, और प्रोफेशनल एथिक्स एक तरह से मेन ब्रांच हो जाते हैं अप्लाइड एथिक्स की। तो इस तरह से अप्लाइड एथिक्स जो है पूरी तरह से डील करता है कि क्या पर्टिकुलर इशू है यहाँ पर हमारी पर्सनल लाइफ में और हमारी सोसाइटी से रिलेटेड लाइफ में। तो इन सारी चीज़ों से डील करने में हेल्प करता है अप्लाइड एथिक्स यहाँ पर। तो पर्सनली अपनी फैमिली में या अपने साथ में हमें क्या एथिक्स को फॉलो करना है, इनकी जानकारी हमें मिलती है। उसके साथ साथ सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना है, ह्यूमन कंडक्ट हमारा कैसा जो है होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में उन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज लॉजिक। लॉजिक जो है ब्रांच जो आ जाता है, उसमें लॉजिक का जो टर्म है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से, लोगस से। लोगस का मतलब यहाँ पर हो जाता है थॉट से। तो लॉजिक्स जो है डील करते हैं हमारे कि एक ह्यूमन का थॉट प्रोसेस क्या है यहाँ पर। तो लॉजिक्स इज अ साइंस। लॉजिक एक तरह से साइंस होते हैं, विज्ञान तौर पर हैं, क्योंकि यहाँ पर रीजंस को एक सिस्टमैटिक जो है वे में स्टडी किया जाता है, रीजनिंग प्रोसेस को जो है फॉलो किया जाता है, इसलिए जो है लॉजिक्स को साइंस से जो है डिनोट किया जाता है। लॉजिक रिफर्स टू द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग। तो यहाँ पर करेक्ट रीजनिंग की फिलोसफिकल रीजनिंग की जाती है, करेक्ट रीजनिंग को समझा जाता है फिलोसफिकल वे में। तो इस तरह से यहाँ पर जो थिंकिंग है एक इंडिविजुअल की, उसका मेंटल एक्ट क्या है, उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर लॉजिक्स को समझना जरूरी हो जाता है। तो एक ह्यूमन कैसे नॉलेज को अक्वायर कर सकता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें लॉजिक से ही मिलती है। और एक लॉजिक जो है वो एक तरह से हम देखें तो साइंस हो जाता है, क्योंकि ये जो है डील करता है ह्यूमन माइंड के ऑपरेशन से, और ये कैसे जो है एक ट्रुथ को जानने के लिए एगर हैं, क्या जो है इनकी इच्छा है उस चीज़ को जानने के लिए, उससे डील करता है। तो यहाँ पर जो है लॉजिक्स के नेचर को समझेंगे। नेचर ऑफ लॉजिक्स में आ जाता है लॉजिक इज अ साइंस। साइंस क्यों बोला गया, क्योंकि ये सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज हो जाता है, जो कि हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट क्या है इस यूनिवर्स में ह्यूमन के थॉट्स का। देन नेक्स्ट हो जाता है स्पेसिफिक पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। स्पेसिफिक पावर ऑफ ह्यूमन माइंड कहा जाता है लॉजिक्स को, क्योंकि ये जो है थिंकिंग और रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं। थॉट्स जो है वो रिफर करते हैं एक तरह से प्रोसेस और प्रोडक्ट के तौर पर हमारी थिंकिंग के। देन नेक्स्ट हो जाता है सर्च फॉर ट्रुथ। सर्च फॉर ट्रुथ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि हमें ट्रुथ के गोल को कैसे अचीव करना है, क्या हमारे एम्स हैं लॉजिक्स के लिए, इसलिए इसको सर्च फॉर ट्रुथ के भी नाम से जाना जाता है। देन लॉजिक एज अ साइंस और एन आर्ट। तो आर्ट है या साइंस है, इसके बारे में भी जाना जाता है यहाँ पर। तो इसमें क्रिटिक हैं, डिफरेंसेस हैं कई सारे ओपिनियंस के बीच में कि ये साइंस है या आर्ट है। जैसे कि मैंसेल थॉमसन ने कहा कि ये साइंस है, और जबकि यहाँ पर जो माइल और वाइटली थे उन्होंने बताया कि लॉजिक्स जो है साइंस और आर्ट दोनों ही होते हैं। फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो तरह के फॉर्म्स बताए गए। डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताया गया। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व करते हैं जर्नल टू पर्टिकुलर के फेज को। जर्नल टू पर्टिकुलर का जो फेज है उसमें आ जाता है कि यहाँ पर एक जैसे जर्नलाइज चीज़ है। जैसे यहाँ पर समझिए कि लोगों ने कहा कि मर्डर करना जो है गुनाह है, ये जर्नलाइज वे हो गया कि किसी को मार देना ये एक गुनाह है। तो यहाँ पर ये रीजनिंग दी गई कि जो सोल्जर्स जो है बॉर्डर पर मारते हैं उनको भी जो है पनिश किया जाए इस एक्ट के लिए। तो ये जो है डिडक्टिव रीजनिंग हो गई, क्योंकि आप जर्नल सिचुएशन को स्पेसिफिक सिचुएशन में लगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग ये बताता है कि एक जर्नलाइज सिचुएशन को हम पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करने की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म हो जाता है रीजनिंग का इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में पर्टिकुलर टू जर्नल की बात की जाती है। पर्टिकुलर टू जर्नल का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर जैसे एक मरीज़ है, एक पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसमें जो है इंस्टेंट रिलीफ के लिए मैरिजुआना दिया जाता है। मैरिजुआना जो है एक तरह से ड्रग्स होता है। तो मैरिजुआना देने का सेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि उस पेशेंट को जो है रिलीफ मिल जाए, जबकि लोगों का ये सेंस है कि अगर इससे रिलीफ मिलता है तो इसको जो है जर्नलाइज कर देना चाहिए, इसको जो है लीगल कर देना चाहिए, जबकि ड्रग्स है तो इलीगल है वो देना। तो इस तरह से यहाँ पर आप पर्टिकुलर सिचुएशन को जर्नलाइज करने की बात कर रहे हैं। या एक ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि बॉर्डर पर अगर सैनिक मार रहे हैं तो आम इंसान क्यों नहीं किसी को मार सकता है, तो वो आप स्पेसिफिक सिचुएशन से जर्नलाइज फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए ये इंडक्टिव रीजनिंग हो गई यहाँ पर। देन लॉजिक्स के इंपॉर्टेंस की भी बात कही गई।
जिसमें आ जाता है कि लॉजिक्स जो है एक करेक्ट रीज़न देते हैं, अवॉइड करते हैं फॉल्सिफिकेशन को यहाँ पर। नेसेसरी टूल्स होते हैं कि फिलोसफिकल और साइंटिफिक थिंकिंग को समझा जा सके। देन हेल्प करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लाई जा सके पॉलिसीज़ के बारे में, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। लॉजिक जो है डे टू डे लाइफ के लिए भी यूज़फुल होते हैं, साइंसेस को समझने के लिए ज़रूरी हैं, और हेल्प करते हैं कि कैसे किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए ट्रुथ को। इन सारी चीज़ों के लिए लॉजिक्स ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह से ये फंक्शंस और ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी की बात थी, जो कि फर्स्ट यूनिट में कवर की जाती है। देन यहाँ पर पीवाईक्यूज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पीवाईक्यूज आए हैं उसमें सबसे पहले 2018 में पूछा गया कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी के बारे में और ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी के बारे में, जो कि आपको डिटेल में कराया जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 2017 में क्वेश्चन आया फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी से, जिसमें नॉर्मेटिव और स्पेकुलेटिव फंक्शंस को पूछा गया। इसके बाद 2018 में सेम क्वेश्चन आया फंक्शन से रिलेटेड, और उसमें जो है एजुकेशनल इंपॉर्टेंस भी पूछी गई विद एग्जाम्पल फंक्शंस की। नेक्स्ट 2021 में जो है क्वेश्चन आया फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी को डिटेल में पूछा गया। देन 2022 में क्वेश्चन आया फिलॉसफी के फंक्शन से, जिसमें आपसे रिलेवेंस भी पूछी गई फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की। इसके बाद 2017 में क्वेश्चन आया यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से, जिसमें आपसे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी के बारे में पूछा गया और मेटाफिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया। उसके साथ साथ एजुकेशनल इशूज़ को कैसे क्लैरिफाई करता है मेटाफिजिक्स, इसके बारे में पूछा गया। नेक्स्ट 2021 में क्वेश्चन आया, आपसे पूछा गया ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी के बारे में और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन में, इसके बारे में। तो इस तरह से ये फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड पीवाईक्यूज हो गए यहाँ पर। फर्स्ट यूनिट आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू एवरीवन। अब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी सेकेंड यूनिट से रिलेटेड यहाँ पर फिलॉसफी से। सो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।